आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की पॉलिटी पढ़ना हम लोग, और आज चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विविधता की समझ, यानी कि सेंस ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जी हां, अब तक हम लोगों ने जो है वो जियोग्राफी और हिस्ट्री को पूरा कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आसानी से आपको मिल जाएंगे लेक्चर और देख लीजिएगा। अगर आपको उनका पीडीएफ फाइल चाहिए या मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर से आप सर्च करिएगा या सुनील स्टार सर सर्च करिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा फेसबुक पेज भी है, प्लीज़ आप उसे भी लाइक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है उसका भी। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। देखिएगा, चैप्टर का नाम है कि भारत में विविधता। इसका मतलब क्या है कि हमें सेंस समझनी है इस डाइवर्सिटी की। आपको सिंपल सी बात बताता हूं। देखिएगा, हम लोग हरियाणा में हैं। हरियाणा से अगर हम लोग थोड़ा सा बाहर जाते हैं, एग्जाम्पल से हम राजस्थान की साइड जाते हैं, तो राजस्थान में जाते ही हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा। और चेंज क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो हमें भाषा का चेंज देखने को मिलेगा। लैंग्वेज बदल जाएगी, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज बदल जाएगी, कहने लग जाएंगे किया है, कि न जाओ, रोटी जिम्या के, इस टाइप की लैंग्वेज हो जाएगी। यही लैंग्वेज अगर हम जो जाते हैं राजस्थान से जाते हैं पंजाब की ओर, तो किवे हो, की कर दे हो, ये पंजाबी लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज के साथ साथ में कपड़ों का भी फर्क देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कपड़ों का, वेशभूषा का फर्क है। स्पेशली लेडीज़ के कपड़े देखो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। राजपूताना स्टाइल में तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेल में भी है लेकिन लेडीज़ में आपको आमतौर पर जनरली जल्दी देखने को मिलेगा। पंजाब में खैर कपड़ों का कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन लैंग्वेज का तो 100% फर्क है ही है। तो ये सारा कुछ चेंजेस, या आप वो सिंपल एक जोक वाली बात है कि दिल्ली के अंदर एक लड़के ने लड़की के मुंह पे गुलाब मार के कुछ मारा गुलाब, और लड़की ने कहा ओह जानू मत करो ना, मत छेड़ो ना। अच्छा, हरियाणा में वही गुलाब मारा मुंह पे लड़की के तो आँखा ना फोड़ेगा के, मतलब लैंग्वेज का फर्क हो गया ना। तो यही मैं समझाने चाह रहा हूँ कि भारत के अंदर जो है, भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग चीज़ें हैं, हम लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। अभी ओणम कहीं जगह मनाया जाएगा, दिवाली कहीं जगह मनाया जाता है, क्रिसमस कहीं जगह मनाया जाता है। अलग अलग टाइप के त्योहारों का अलग अलग, ईद कोई लोग मनाता है, किसी जगह क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है वो। इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्मों का हम लोग पालन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सिख धर्म है तो पंजाब की साइड ज़्यादा है, हरियाणा के अंदर थोड़ा हिंदू धर्म ज़्यादा है, ईसाई धर्म कहीं है, मुस्लिम धर्म ज़्यादा कहीं मेवात में हो गया हरियाणा में। जैसे ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म हैं। कुछ लोग जो है धर्म मानते भी नहीं हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं पे मराठी बोली जाती है, कहीं हिंदी, कहीं गुजराती, कहीं कोई पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं कई जगह पे बोली बोली जाती है। हरियाणवी एक बोलियों में आ गई आपकी, ठीक है। अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं हम लोग। अब हम लोग तो यहाँ पे रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन आप साउथ साइड चले जाओ तो वहाँ तो आपको रोटी देखने को नहीं मिलेगी। चावल हो गए या इडली हो गया है। यूपी साइड, बिहार साइड भी चावल ज़्यादा खाते हैं। तो अलग अलग प्रकार का खाना हो गया। ये सारी चीज़ें विविधता के अंदर ही आती है। अब हम समझते हैं इसको, मतलब ये सारी चीज़ें चेंज हुई कैसे इतनी। सबसे पहला डाउट तो यही आता है कि यार यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, ऐसा बदलाव हुआ क्यों? तो देखिएगा, आज से 200-300 साल पहले जब ये हवाई जहाज़ या रेलवे या कार, बस, ट्रेन नहीं होती थी तो लोग यात्रा करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे पैदल ही किया करते थे जनरली। अच्छा, पैदल करते थे तो मान लेते हैं कि मैं हरियाणा का हूँ, मैं चला गया कहाँ पे, तमिलनाडु में, मेरे साथ में आप लोग भी चल पड़े। अगर आप 200 लोग मिलके वहाँ चले गए तो हम तो हमारा कल्चर ही वहाँ पे अपनाएंगे ना। अच्छा, वहाँ पे अगर आप रहने लग गए तो अपना ही कल्चर वहाँ पे रहने और अपनाने वाले हैं। अच्छा, कुछ कल्चर अपना और कुछ उनका भी, कुछ हमसे वो नया सीखेंगे, कुछ उनसे अपन नया सीखेंगे। तो ये चीज़ इस वजह से, रहने सहने की वजह से उनका जो है थोड़ा बदलाव आया। कुछ क्या हुआ कि नई जगह पे जब चले जाते हैं तो दोनों ने, हम लोगों ने आपस में कल्चर अपनाया, तो इन कल्चर्स का आपस में क्या हो गया, एक तो खाने पीने का भी। जैसे एग्जांपल से हम लोग साउथ में गए तो रोटी सब्जी तो खाएं, लेकिन सामने कभी डोसा दिख रहा है। अब मेरा तो डोसा फेवरेट है, ज़रूर खाऊंगा मैं, अभी आपको भी खिलाऊंगा। चलो भी बच्चों खा लेते हैं हम लोग। थोड़ी थोड़ी उनकी भाषा भी सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उनके गाने भी सीखने की कोशिश करेंगे। उन धर्म को, अगर वहाँ पे मस्जिद मान लेते हैं तो आप मस्जिद में भी जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो है
अच्छा, आपा लोग अगर वहाँ पे ज़्यादा हैं तो आपा मंदिर बनाएंगे, या आपा वहाँ पे अपनी कोई नई डिश बना रहे हैं हरियाणा से संबंधित, या घेवर वगैरह कुछ भी बना रहे हैं आपा, तो वो लोग जो हैं उसको भी ट्राई करेंगे। तो ऐसे मिश्रित टाइप की विविधता हो गई। अच्छा, धीरे धीरे ये संस्कृति आपस में मिली जुली संस्कृति ही बनने लगी, ठीक है। और जगह के हिसाब से भी अलग अलग स्थितियां बनने लगी, ठीक है। अब जगह के हिसाब से कैसे एग्जाम्पल से कि समुद्र के जो पास में रहते हैं और पहाड़ों पे जो रहते हैं, उन दोनों का आपस में कल्चर बिल्कुल भी नहीं मिलता। एक दूसरे का कल्चर अलग है, दोनों के काम धंधे अलग है, दोनों की भाषाएं अलग है, और खाना पीना तो ऑफकोर्स अलग रहना ही रहना है। ऐसे ही दो क्षेत्रों की बात करता हूं इंडिया में, एनसीईआरटी ने दो का एग्जाम्पल दे रखा है। एक ऊपर बिल्कुल हमारे पड़ता है J&K वाला इलाका, या लद्दाख जैसे कह रखा है, और भारत में बिल्कुल तलहटी में वैसे तो पड़ता तमिलनाडु, लेकिन एनसीईआरटी ने केरल एग्जाम्पल दिया है। तो लद्दाख और केरल की बात की जाए तो ये दोनों बिल्कुल अलग है इंडिया के अंदर, लेकिन दोनों के कल्चर, रहने सहने का तरीका, और इवन आदमियों का नहीं कहिएगा, जमीन का भी कहिएगा, भौगोलिक चीजें जो है, स्थिति भी, फसलों वगैरह का भी बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे लद्दाख जो है ये जम्मू और कश्मीर की पूर्वी हिस्से में बसा हुआ, और वर्तमान में तो लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो एनसीईआरटी ने जम्मू कश्मीर लिख दिया क्योंकि उस टाइम पे ये राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं आपको तो जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो एक आपका लद्दाख है ये एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। आप मैप में देखिएगा, ये है जम्मू कश्मीर, और इसके पूर्वी हिस्से में यहाँ पे जो पड़ता है ये लद्दाख है, वर्तमान का एक केंद्र शासित प्रदेश है ये दोनों ही। यहाँ के गवर्नर का नाम बताइए आप, लद्दाख के गवर्नर का नाम कमेंट में बताइएगा, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के गवर्नर का नाम भी बताइएगा, ठीक है। दोनों के गवर्नर का नाम बताइएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ पे बारिश सबसे कम होती है, ये एक रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका का मतलब है, रेगिस्तान देखिएगा वो नहीं होता जो मिट्टी वाला, उसको मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पे रेगिस्तान का मतलब है कि बारिश होती नहीं है। तो अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो जगह का नाम है लेह। लद्दाख के अंदर, लद्दाख के तो ये तो हो ही गया केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन पर्टिकुलर ऑप्शन लेह भी आता है। तो भारत में सबसे कम बारिश होती है लेह के अंदर, ना के बराबर ही होती है। बर्फ का ही पहाड़ पड़ा रहता है, लोग पानी पीने के लिए इन ग्लेशियर वगैरह पे निर्भर रहते हैं। गर्मियों में थोड़ा ये पिघलते हैं इस टाइप से, और पानी वगैरह पीते हैं। पूरा साल लगभग ये बर्फ से ढका रहता है। पेड़ तो उगेगी ही कहाँ से, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ वगैरह होती है। यहाँ पे एक खास किस्म की भेड़ और के साथ ही एक बकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र बकरी ऐसी है, पश्मीना ऊन जिसके मिलता है, पश्मीना बकरी है जिसे ऊन प्राप्त होता है, बकरी से ऊन प्राप्त होता है। खास प्रकार की बकरी यहाँ पे पाली जाती है। अब ये ऊन इस टाइप का है, इसी ऊन से ये व्यापार करते हैं। के साथ में हर घर में आपको जो यहाँ पे इस इलाके में गाय, बकरी और याक मिल जाता है। ये याक देखिएगा इस टाइप का होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे, कभी आप शिमला वगैरह जाना, तो ये याक वो सिर्फ ऐसे पकड़े रखते हैं, इसके ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवाने के वो 100 रुपये या 200 रुपये लेते हैं, ठीक है। बस उनका यही बिजनेस है, और तो बेचारे क्या किस टाइप का बिजनेस करें। इनके भी मजे हैं, बस इनको खड़ा रहना होता है सारा टाइम पे, ठीक है, और इनको कोई काम नहीं करना होता। दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं ये। के साथ में इनका खाना पीना देखा जाए तो यही है, मक्खन खाते हैं, मांस ज़्यादा खाते हैं। ये व्यापार जो है ये तिब्बत के रास्ते करते हैं, ठीक है। तिब्बत यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा पास में पड़ता है। लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत ही कहते हैं। इंडिया के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा तिब्बत कौन सा है, तो लद्दाख ही छोटा तिब्बत है। अच्छा, व्यापार किस चीज़ का होता है? कच्चा रेशम हो गया, दरिया होगी, ऊन हो गया, इसका व्यापार यहीं पे ही होता है। और लद्दाख के रास्ते से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप वन लाइनर क्वेश्चन बनाए तो पूछा जाए आपसे कि भारत में किस रास्ते से जो है बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, तो लद्दाख के रास्ते पहुंचा था। और तकरीबन 400 साल पहले इस्लाम धर्म भी यहाँ पे आया था, वो भी आपको याद रखना है। लद्दाख में गाना, कविताएं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अलग है इनका। और सभी का जो है लिखा हुआ, गाया हुआ एक संग्रह बनाया हुआ है, तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, ठीक है। ये तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, इसमें लद्दाख के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है दी गई है। अब लद्दाख की तो बात हुई, तो केरल की बात करते हैं। अब केरल कहाँ पे देखिएगा मैप में, यहाँ पड़ा केरल आपका। अब केरल जो है लद्दाख के मुकाबले बहुत अलग है। जहाँ लद्दाख में बारिश होती ही नहीं है, ना के बराबर है, यहाँ केरल में सबसे पहले मानसून आता है। 1 जून को मानसून सबसे पहले यहीं आता है। साल भर में 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में। सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा मानसिन राम में होती है, लेकिन केरल में नए से अच्छा या सदाबहार वन पाए जाते हैं। लगभग बारिश होती ही रहती है। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है, इसी वजह से दक्षिणी पश्चिम में मानसून सबसे पहले यहीं एंटर करता है। समुद्र से भी घिरा हुआ है, एक और पहाड़ियों से भी, अन्नामलाई की पहाड़ियां वगैरह घिरी हुई है।
व्यापारियों का कारण जो है वो किस लिए, मसालों के कारण सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एक यहाँ पे काली मिर्च की खेती होती है जो बहुत फेमस है, और यहाँ पे लौंग की खेती भी होती है। एक फैक्ट है, इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे पुराना लौंग का पेड़ है, ये याद रखिएगा। हाँ, इंडिया में लौंग की खेती कहाँ पे होती है, केरल के अंदर। के साथ इलायची की खेती भी होती है, कहाँ पे, केरल के अंदर। और इन्हीं तीनों की वजह से, लौंग, इलायची और काली मिर्च की वजह से जो है वो बहुत सारे देश के व्यापारी जो हैं व्यापार करते आए हैं समय समय पर। अच्छा, सबसे पहले अरबी और यहूदी जो है व्यापारी केरल के अंदर आए थे, और ऐसा ये भी माना जा रहा है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस जो थे लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, और उन्होंने ही ईसाई धर्म को जो है भारत में बसाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, केरल से ही बसा हुआ ईसाई धर्म है। आप लोगों को दिखेगा उस क्षेत्र में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी ज़्यादा है। इवन दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मानने वाले ईसाई धर्म को ही है, 1 नंबर पे धर्म सबसे ज़्यादा माना जाता है ईसाई। अच्छा, मैंने कहा ना व्यापारियों में वास्को डी गामा भी इंडिया के अंदर आया था 1498 में। वो एक जोक है ना हरियाणा में, वास्को डी गामा कब आया था, जाडे में कोट पहन रखा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्दियों में आए थे, ये गर्मियों में आए हैं। पर्टिकुलर 20 मई 1498 को इंडिया में एंटर किए हैं ये, ठीक है। एक तारीख 14 मई भी आती है, लेकिन वो लक्षद्वीप पे आए थे। केरल के जो कालीकट बंदरगाह है वहां पे ये पहुंचे थे 20 मई 1498 को। राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, और ये इंडिया से जो है काली मिर्च वगैरह, ये मसाले मिर्च लेके गए थे, और इनको बहुत मुनाफा हुआ था। क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं इनको कितना गुना मुनाफा हुआ था, आप बताइएगा, ठीक है। अच्छा, पुर्तगाली थे ये, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने फिर इंडिया के अंदर आगे धीरे धीरे आपको मैं पढ़ाऊंगा कि प्रिंटिंग मशीन और तंबाकू वगैरह जो है वो भी लाए थे वो। अभी इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग जो हैं धर्मों का पालन करते हैं। यहूदी की वजह से, यहूदी हो गया, इस्लाम हो गया, ईसाई हो गया, हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, ये जगह जगह से लोग आए हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि लोगों के आने की वजह से धर्म, जैसे संत थॉमस आए तो धर्म ईसाई लेके आ गए, या कोई और व्यक्ति अरबी आए यहूदी लेके आ गए, ऐसे अलग अलग धर्म जो है वो लेके आ गए ये। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे, और मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाने वाला जाल, चीना वाला जो जाल है, चीनी जालों से हूबहू मिलता है, वो भी यहाँ बनाया है। और तलने के लिए जो बर्तन है, चिन्ना चट्टी, ये भी हूबहू चाइना से जो है मिलते हैं। तो एग्जाम्पल से यही बात हुई कि लोग आते गए और अपना कल्चर जो है वो मिक्स करते रहे। केरल की उपजाऊ जमीन है, वहाँ पे चावल बहुत अच्छे से होते हैं। एक तो उपजाऊ जमीन, एक बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लोग मछली, सब्जी और चावल ही खाते हैं यहाँ पे। अब खाना पीना देखो, वहाँ पे खा रहे थे मांस खा रहे थे या मक्खन वगैरह खा रहे थे, लेकिन यहाँ पे मछली खाते हैं, सब्जी, ज़्यादातर मछली ही खाते हैं केरल की साइड। कभी आप घूमने जाना देखना। तब हुआ क्या कि केरल और लद्दाख दो भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जमीनें अलग है, खाने पीना बिल्कुल अलग है। इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। इतिहास को देखा जाए तो दोनों एक ही जैसे, लेकिन धीरे धीरे भौगोलिक स्थिति बदलती गई, और के साथ साथ लोगों का कल्चर भी बदलता गया। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब के व्यापारियों ने प्रभावित किया है। और ऐसा 2 एग्जाम्पल लिए, बाकी भारत के सभी राज्यों के अंदर भी ऐसा ही है, दुनिया की सभी जगहों में ही। लद्दाख के अंदर तो ऊन का व्यापार होता है, और वहीं अब केरल के अंदर अगर व्यापार किया जाए तो किस चीज़ का होगा, काली मिर्च का होगा, मिर्च मसालों का व्यापार हो गया। खेती की वजह से ही सारे अलग हो गई है। हाँ, इतनी सारी चीजें अलग होने के बावजूद भी जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता जरूर है। अनेकता बहुत है लेकिन एकता है। अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था, और धर्म और भाषा और महिला और पुरुष और सब ने इस आधार पे जो है अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश की थी। सभी ने एकजुट होकर अंग्रेजों को बाहर किया था। हालांकि अंग्रेजों की एक नीति थी कि फूट डालो राज करो, कि सभी में आपस में इस डाइवर्सिटी के आधार पे ही जो फूट डाली जाए कि ये तुमसे अलग है, ये काले हैं, गोरे हैं, पीले, हरे हैं, तो ऐसे फूट डाला जाए। लेकिन फिर भी लोगों ने अंग्रेजों की मानी नहीं, एकजुट होकर सभी ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिख रखा है एनसीईआरटी ने। ब्रिटिश जनरल डायर जो थे उन्होंने खुलेआम गोलियां चलाई थी निहत्थे लोगों पे, जो कि एक सभा करने के लिए इकट्ठे हुए थे, शांतिपूर्ण एकता के लिए इकट्ठे हुए थे वो, लेकिन फिर भी गोलियां चलाई थी। हजारों लोग घायल हुए थे, मरे भी थे वहां पे बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी लोग एक साथ जरूर रहे। भारत की झंडे की परिकल्पना की गई थी, ऐसा झंडा बनाया जाए, किसी ने मना नहीं किया, सभी ने हाँ भर दी, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही बनाया जाए। जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज जो है, उसमें भी इन्होंने कहा है कि जो विविधता भारत को मिली है ना, ये एकता जो मिली है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि थोपी गई है, अपने आप अपनाई गई है। अलग अलग प्रथाओं के कारण सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं इंडिया के अंदर। और के साथ में ऐसा नेहरू जी ने कहा है कि भारत में अनेकताओं के बाद भी एकता है।
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान है जो कि भारत की एकता का एक अच्छा प्रतीक है। ठीक है, तो यही सारा हमारा चैप्टर था। बड़ा आसान सा चैप्टर था, इसके कोई खास एमसीक्यू आज थे नहीं। ठीक है, कल से अगले चैप्टर के हम लोग कोई क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। सिंपल सा चैप्टर था, लद्दाख और केरल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। चलिए कल फिर हाजिर रहूंगा सुबह 11 बजे, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।